फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम मेटलर्जी ये 2023 के क्वेश्चन नंबर 32 टू 38 को डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ मेटलर्जी के क्वेश्चंस हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के लिए मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस दैट कैन बी इन इक्विलिब्रियम फॉर अ 5 कंपोनेंट सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज। तो हमें बताना है कि एक 5 कंपोनेंट सिस्टम में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस प्रेजेंट रह सकता है, और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड प्रेशर भी कांस्टेंट है। तो क्लियरली ये क्वेश्चन है हमारा गिब्स फेज रूल से। क्या होता है गिब्स फेज रूल? So Gibbs phase rule represents criteria for the number of phases that will coexist in a system at equilibrium and is represented by this equation, where P is number of phases that will coexist in a system at equilibrium, F is degree of freedom, C is number of components present in the system, and N is non-compositional variable. Okay, तो non-compositional variable मतलब इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, तो n की वैल्यू हमारा हो जाएगा 2, ओके, इन जनरल केसेस। ओके, और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ सिस्टम मतलब कितने एलिमेंट्स या मेटल्स या फिर स्टेबल कंपाउंड्स हैं उस सिस्टम में। ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नंबर ऑफ इंटेंसिव वेरिएबल्स दैट कैन बी varied independently in a system in equilibrium without altering the number of phases coexisting. जितने भी नंबर ऑफ फेजेस एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम में, जैसे हमने कंसिडर किया है, उसमें कितना ऐसा वेरिएबल है जिसको हम लोग इंडिपेंडेंटली वैरी कर सकते हैं। नाउ जितने भी हमने फेज डायग्राम्स पढ़े हैं, ओके, आयरन कार्बन डायग्राम हो गया, कॉपर निकल सिस्टम हो गया, लेड टिन सिस्टम हो गया, जो भी फेजेस डायग्राम हम लोग पढ़े हैं उसमें जितने रिएक्शंस होते हैं वो सभी में जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है, दैट इज 1 atm, राइट। तो फेज डायग्राम के लिए जब हम गिब्स फेज रूल यूज करेंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरीके का हो जाता है, P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस एन की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है। क्यों 1 होती है? क्योंकि प्रेशर यहाँ कांस्टेंट होता है। ओके, और एन नॉन कंपोजिशनल वेरिएबल है जो कि टेम्परेचर एंड प्रेशर है। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो सिर्फ एक वेरिएबल बचा जो कि टेम्परेचर है। ओके, अब हमारे इस क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ है कि हमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस निकालना है फॉर 5 कंपोनेंट सिस्टम। कंडीशन ये है कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है। ओके, तो अगर दोनों ही कांस्टेंट है तो n की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो हमारे क्वेश्चन के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए गिब्स फेज रूल कुछ ऐसा हो जाएगा, P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस 0। एन की वैल्यू यहाँ पे 0 है, सी की वैल्यू 5 है, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, तो P प्लस एफ की वैल्यू आ गई 5, राइट। अब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? क्योंकि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0। क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज, तो ये दोनों जो नंबर ऑफ फेज और डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के। मतलब कि अगर फेज मैक्सिमम होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को मिनिमम होना होगा, और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम मिनिमम है तो फेज को मैक्सिमम होना पड़ेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से मिनिमम मैक्सिमम फेज फाइंड करना है हमें, तो एफ की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और पी की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 है, अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 900 kg per meter cube is flowing over a flat plate with a free stream velocity of 0.1 meter per second. The laminar boundary layer thickness at a distance of 0.2 meter from the leading edge of the plate is 0.007 meter. The viscosity of the liquid in centipoise. क्वेश्चन हमारा फ्लूइड डायनामिक से है और हमें विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड फाइंड करना है गिवन कंडीशन पे। यहाँ पर कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, जैसे राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चंस में कुछ इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस हमेशा दिए रहते हैं जो कि हम लोग कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, एग्जाम में हमें उतना ध्यान नहीं दे पाते, बट ये इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें आंसर बहुत बार
क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हमारा आंसर करेक्ट आया रहता है, बट हम इन इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस को नहीं देखते हैं कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना है, इंटीजर में देना है, फ्रैक्शन में देना है, किस यूनिट में देना है। वो सब इंफॉर्मेशंस को हम लोग नहीं देख पाते हैं एग्जाम के प्रेशर में, जिसकी वजह से हमारा करेक्ट क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। ओके, तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक फ्लैट प्लेट है, उसके ऊपर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसकी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है 0.1 मीटर पर सेकेंड, और ऑफ कोर्स फ्लैट प्लेट पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो यहाँ बाउंड्री लेयर का डेवलपमेंट होना ही होना है। तो ये बाउंड्री लेयर डेवलप हो गया। ओके ओके, तो ये x इक्वल टू जो 0 है, ये लीडिंग एज होता है। यहाँ से 0.2 मीटर पे सपोज ये पॉइंट 0.2 मीटर है। इस पे जो बाउंड्री लेयर की थिकनेस जिसे हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू है 0.007 मीटर। ओके, ये और डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो मेंशन किया हुआ है 900 kg पर मीटर क्यूब। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई क्वेश्चन से हमें विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड फाइंड करना है। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंस यहाँ पे बाउंड्री लेयर थिकनेस को मेंशन किया गया है तो हम यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज करेंगे, बाउंड्री लेयर थिकनेस बाय एक्स इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड्स नंबर का पावर 0.5, और अंडर रूट रेनॉल्ड्स नंबर कह सकते हैं। तो यहाँ पे डेल की वैल्यू है 0.007 डिवाइडेड बाय एक्स इज 0.2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर ई, राइट। तो यहाँ से आर ई की क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 इंटू 0.2 होल डिवाइडेड बाई 0.007 का होल स्क्वायर। तो आर ई की वैल्यू कुछ इतनी आ गई, 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 49। ओके, अब एक और इक्वेशन हमें पता है, रेनॉल्ड्स नंबर का क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वेलोसिटी इंटू कैरेक्टरिस्टिक लेंथ डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी ऑफ दैट लिक्विड, राइट। तो यहाँ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या मेंशन की हुई है, 900 kg पर मीटर क्यूब इंटू वेलोसिटी, यहाँ पे हम 0.1 ले लेंगे। ओके, क्योंकि बाउंड्री लेयर पे वेलोसिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी होती है, इंटू कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, इस केस में क्या होगा 0.2 हो जाएगा, दिस होल डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर की तो वैल्यू है 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 49। अब इस इक्वेशन से हम लोग म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने पे हमारा वैल्यू आ जाएगा 882 इंटू 10 टू द पावर -6। ओके, यहाँ पे जो यूनिट होगी वो होगी केजी पर मीटर पर सेकेंड, विस्कोसिटी की वैल्यू ये है, पर हमें सेंटीपॉइस में निकालना है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे गिवन है 1 सेंटीपॉइस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 केजी पर मीटर पर सेकेंड, मीन्स कि 1 kg per meter per second is equal to 10 to the power 3 centipoise, इसमें सीपी से लिख रही हूँ। तो this much kg per so this much kg per meter per second will be equal to how much, 882 into 10 to the power -6 into 10 to the power 3 centipoise, right, and this is equal to 0.882 centipoise। तो विस्कोसिटी की वैल्यू ये आ गई, सिंस हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर करना है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.88 सेंटीपोइस। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 400 केल्विन इज 3 टाइम्स द वैल्यू एट 300 केल्विन, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इन किलो जूल पर मोल इज। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारा रिएक्शन काइनेटिक्स से। रिएक्शन काइनेटिक्स में एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है जिसे हम लोग अरेनियस इक्वेशन कहते हैं, के जो कि यहाँ पे हमारा रेट कांस्टेंट है इज इक्वल टू ए इंटू ई का पावर -q बाय आर टी, राइट। अभी ए क्या है, यहाँ पे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, क्यू है एक्टिवेशन एनर्जी, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी है टेम्परेचर इन केल्विन। तो हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू एट 2 टेम्परेचर्स दी हुई है, तो हम K1 मान लेते हैं 400 केल्विन पे है, उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो K1 की वैल्यू आ जाएगी A इंटू ई का पावर -q बाय 400 R, राइट। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। K2 की वैल्यू क्या है,
K2 जो कि 300 केल्विन पे है उसको भी हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो K2 की वैल्यू आ गई ए इंटू ई का पावर माइनस क्यू बाय 300R। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन में ये भी मेंशन है कि K1 जो है वो 3 टाइम्स है K2, ये गिवन है हमारा क्वेश्चन में, राइट। तो यहाँ से K1 बाय K2 की रेशियो क्या आ जाएगी 3। तो हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो यहाँ से आ गया K1 बाय K2 जिसकी वैल्यू 3 है इज इक्वल टू ए, कैंसिल हो जाएगा दोनों केस में, ई का पावर माइनस क्यू बाय 400R डिवाइडेड बाय, ये आर है, ई का पावर माइनस क्यू बाय 300R। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू ई का पावर, ये डिनोमिनेटर वाले टर्म को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस क्यू बाय 400R प्लस क्यू बाय 300R, राइट। अब इक्वेशन के दोनों ही साइड हम लोग ln लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ln 3 इज इक्वल टू, ना ln ई का पावर समथिंग इज इक्वल टू दैट पावर इटसेल्फ, तो ये आ जाएगा माइनस क्यू बाय 400R प्लस क्यू बाय 300R। ओके, इसके बाद क्या होगा, फर्दर सॉल्व करेंगे हम, ln 3 इज इक्वल टू, तो माइनस, यहाँ पे हम क्यू बाय 100R कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा -1/4 प्लस 1/3, ये आ जाएगा ln 3 इंटू 100R इज इक्वल टू क्यू बाय 12। यहाँ से आ जाएगा क्यू का वैल्यू 12 इंटू ln 3 इंटू 100, R की वैल्यू दी हुई है इक्वेशन में 8314 जूल पर मोल पर केल्विन। इसको सॉल्व करने पे आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा 10960.63, ये जूल में आएगा। इसको हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10.96 किलो जूल, राइट। क्योंकि वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब इसको राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस करेंगे तो आ जाएगा 11.0 किलो जूल। तो ये हमारा आंसर है। एक्चुअली यहाँ पे जूल पर मोल होगा, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, ये होगा हमारा आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ये क्या कह रहे हैं, टेकिंग एस एस एंट्रोपी, टी एस टेम्परेचर, वी एस प्रेशर, PS pressure, VS volume, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो कॉलम 1 में डिफरेंट एनर्जीज दी हुई है और हमें बताना है कि ये कौन सी एनर्जी किस वेरिएबल पे डिपेंड करती है। इक्वेशन बनेगा इन सेट्स ऑफ इक्वेशन से। इन इक्वेशंस को आपने थर्मोडायनेमिक्स में देखा होगा। ओके, ये फॉर अ क्लोज सिस्टम है, ये सारे इक्वेशन हमने फॉर अ क्लोज सिस्टम डिराइव किया है और इसी इक्वेशन से फर्दर जाके हमारा मैक्सवेल्स इक्वेशन डिराइव होता है। ओके, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इसके फॉर्मूला को रिमेम्बर करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग ये डीजी यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी वाला इक्वेशन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, डीजी इक्वल्स टू VdP माइनस SdT। तो जब इस इक्वेशन को हमने डिराइव किया था तब उसमें हमने वॉल्यूम और एंट्रोपी को कांस्टेंट माना था, ठीक है। तो यहाँ पे वैरी क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है हमारा प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, तो गिव्स फ्री एनर्जी हम देखेंगे यहाँ पे डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक का तो 2 हो जाएगा। सिंस कंपोजिशन भी यहाँ पे है तो कंपोजिशन वाले टर्म पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे, फिलहाल हम ये सब देख लेते हैं। ओके, तो दूसरा है हमारा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ओके, यानी कि ये वाला। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगेन इसके डेरिवेशन में हमने प्रेशर और एंट्रोपी कांस्टेंट रखा था और ये वैरी कर रहा है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ऑप्शन 1 हो जाएगा। फिर एंथैल्पी यानी कि ये वाला, ये आप अगेन यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है, वैरी हो रहा है एंट्रोपी एंड प्रेशर, तो एंथैल्पी आएगा आपका एंट्रोपी एंड प्रेशर वाला यानी कि 3। फिर है इंटरनल एनर्जी, तो ये क्या है, अगेन यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है,
वैरी हो रहा है एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। तो यानी कि ऑप्शन 4 एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। ओके, ना ये जो इक्वेशंस है ये फॉर क्लोज सिस्टम है जिसमें साइज ऑफ द सिस्टम यानी कि जो कंपोजिशन है उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। अब अगर हम मान लेते हैं कि मेरा कोई सिस्टम है जिसमें के कंपोनेंट्स हैं। ओके, के कंपोनेंट्स हैं। तो अगर हम किसी भी एक कंपोजिशन का एक कंपोनेंट का से आई, ओके, इस कंपोनेंट का कंपोजिशन को चेंज करेंगे तो ये डेफिनेटली इन सारे एनर्जीज को भी चेंज होगा। ये इक्वेशन भी देखा होगा, डी जी इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी। तो जब हम कंपोजिशन चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे एक और टर्म ऐड हो जाता है, जैसे डेल, ये गिव्स फ्री एनर्जी, तो यहाँ गिव्स फ्री एनर्जी यूज कर रहे हैं बाय डेल एन आई। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आई, ith कंपोनेंट है, जो आई कंपोनेंट है, जो ith कंपोनेंट है उसका नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहा है। कीपिंग अगेन यहाँ पे कांस्टेंट आएगा हमारा टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अदर कंपोनेंट्स, जो भी अदर कंपोनेंट सिस्टम में प्रेजेंट है उनके नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स डी एन आई। ओके, और ये समेशन हो जाएगा, ये सारे ही का जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके लिए ईच कंपोनेंट के लिए ये वाला टर्म आएगा तो उसका समेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सिस्टम है इसमें अगर के कंपोनेंट है, ओके, और ith कंपोनेंट का हम लोग नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं या फिर चेंज कर रहे हैं तो ये गिव्स फ्री एनर्जी भी चेंज हो रही है। राइट, तो ये कंपोजिशन पे डिपेंड कर रहा है। राइट, अब ये सेम चीज वैलिड है सारी इक्वेशंस में, बस डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी के बदले अगर हम एंथैल्पी कंसिडर कर रहे हैं तो गिव्स फ्री एनर्जी के बदले यहाँ पे एंथैल्पी होगा, यानी कि एंथैल्पी उस सिस्टम का चेंज होगा, रेस्ट इक्वेशन सब सेम रहेगा। ओके, ये वाला टर्म, इसको हम लोग केमिकल पोटेंशियल भी कहते हैं। ओके, तो ये सारे के सारे एनर्जीज में कंपोजिशन वाला टर्म ऐड होगा और सारे के सारे एनर्जीज जो है वो कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करेगा, इसीलिए यहाँ सारे ऑप्शंस में कंपोजिशन है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा ए का 2 है, ओके, बी का 1 है, सी का 3 है एंड डी का 4 है। तो 2 1 3 4, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। ये क्या कह रहा है, मैच द ट्रांसफर प्रोसेसेस इन कॉलम 1 विथ रिलेशनशिप्स इन कॉलम 2। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म या फिनोमिना लाइक मोमेंटम, मास, एनर्जी ट्रांसपोर्ट को कौन सा लॉ गवर्न करता है। ओके, तो सबसे पहले हमारा मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसपोर्ट। तो दिस इज प्राइमरी ड्रिवन बाय रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन अ फ्लूइड। ओके, फ्लूइड में मॉलिक्यूल इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, उनके जो रैंडम मोशंस होते हैं उससे उसमें हमारा जनरली मोमेंटम ट्रांसफर होता है। क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जाके टकरा गए, राइट। तो जब जो मॉलिक्यूल है इसका अगर हाई मोमेंटम है तो ये अपना कुछ मोमेंटम इस मॉलिक्यूल को जिसका लो मोमेंटम उसको ट्रांसफर कर दिया, राइट। तो अब हम फ्लूइड देख रहे हैं, फ्लूइड का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है विस्कोसिटी। ओके, हर फ्लूइड का विस्कोसिटी होता है कुछ ना कुछ, राइट। तो अब विस्कोसिटी है, फ्लूइड है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो वहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी तो आना ही आना है, राइट। तो हमारा जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसपोर्ट है दैट विल बी गवर्न बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब क्या आता है मॉलिक्यूलर मास ट्रांसपोर्ट। मॉलिक्यूलर मास ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, डिफ्यूजन का बात हो रहा है यहाँ पे, राइट। और डिफ्यूजन को हम सभी जानते हैं गवर्न करता है फिक्स लॉ, फिक्स लॉ, राइट। क्या होता है फिक्स लॉ, वेल फिक्स के पास दो लॉ है, फर्स्ट एंड सेकंड। फिक्स फर्स्ट लॉ जो है वो रिलेशन बताता है जे, जो कि डिफ्यूजन फ्लक्स होता है एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बीच में। मैथमेटिकली हम लोग इसको लिख सकते हैं जे इज इक्वल टू माइनस डी इंटू डी सी बाई डी एक्स।
डीसी बाई डी एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, डी को हम लोग डिफ्यूजिटिविटी कहते हैं, और जे जो है ये हमारा डिफ्यूजन फ्लक्स होता है। अभी फ्लक्स हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होगा ही, राइट। तो ये हमारा फिजिक्स का फर्स्ट लॉ है। जो फिजिक्स का सेकंड लॉ है वो डिस्क्राइब करता है हाउ कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस चेंजेस ओवर टाइम ड्यू टू डिफ्यूजन। इसका इक्वेशन क्या होता है, डेल सी बाई डेल टी इज इक्वल टू डी इंटू डेल स्क्वायर सी बाय डेल एक्स स्क्वायर। ये डेल सी बाय डेल टी क्या है, ये है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम। तो ये हमारा फिजिक्स का सेकंड लॉ हो गया, ये फर्स्ट लॉ हो गया। अभी ये एक बार न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का इक्वेशन भी देख लेते हैं मैथमेटिकली। शेयर स्ट्रेस, किसी भी विस्कस, कोई भी विस्कस फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसके लेयर्स के बीच जो है शेयर स्ट्रेस लग रहे हैं। तो शेयर स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन ड्यू टू velocity of fluid in x direction, that is equal to, जो shear stress वहां लगेगा that will be equal to minus of viscosity into velocity gradient in y direction। ये है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास ट्रांसपोर्ट के लिए हमारा फिक्स लॉ रिस्पॉन्सिबल होगा। अब आता है मॉलिक्यूलर एनर्जी ट्रांसपोर्ट। ओके, अब यहाँ पे दो ऑप्शंस बचे हैं, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ एंड फोरियर लॉ। ओके, तो हम पहले फोरियर लॉ देखते हैं। फोरियर लॉ क्या है, उसे हम लोग लॉ ऑफ हीट कंडक्शन भी कहते हैं। ये लॉ बेसिकली रिलेशन बताता है, डिस्क्राइब करता है कि हीट फ्लो जो है वो थ्रू कंडक्शन प्रोसेस कैसे होगा, राइट। इसका स्टेटमेंट क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू अ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू विच द हीट फ्लोज। अगर मैथमेटिकली हमको लिखना हो तो फोरियर्स लॉ को एक्सप्रेशन होगा Q इज इक्वल टू माइनस के ए इंटू T2 माइनस T1, दिस होल डिवाइडेड बाय एल। एल है हमारा थिकनेस ऑफ द मटेरियल, ए है हमारा एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया जिससे हीट फ्लो हो रहा है। के को हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। T2 माइनस T1 इज टेम्परेचर डिफरेंस और Q है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, ओके, तो हीट जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम लोग कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर एनर्जी ट्रांसपोर्ट को जो है वो फोरियर्स लॉ गवर्न करेगा। अब आता है हमारा एक लास्ट बचा, रेडिएशन एनर्जी ट्रांसपोर्ट। हम लोग सभी जानते हैं कि रेडिएशन को स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ गवर्न करता है। तो क्या होता है ये, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ रिलेट टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, अगर मैथमेटिकली हम लोग देखें तो इसकी वैल्यू होती है P इज इक्वल टू सिग्मा, जो कि हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एरिया सरफेस एरिया इंटू एमिसिविटी इंटू टी का पावर 4, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसका पावर 4। ये हमारा सरफेस एरिया है, E एमिसिविटी ऑफ सरफेस है एंड सिग्मा है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। P क्या है यहाँ पे, P है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। ओके, यानी कि पावर है, वॉट्स पे रहता है ये। तो ये एक्सप्रेशन है हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का। तो हमारा क्या आंसर हो गया, P का आ गया 2, Q का आ गया 3, R का आ गया 4 एंड S का हो गया 1। 2 3 4 1, 2 3 4 1 जो कि ए है, ऑप्शन ए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, फॉर सुपरसोनिक ऑक्सीजन जेट इन बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस स्टील मेकिंग चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑक्सीजन जेट जो कि बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस या फिर एलडी कन्वर्टर हम लोग कह सकते हैं, उसमें यूज करते हैं। लैंस के थ्रू ऑक्सीजन को इंजेक्ट किया जाता है कन्वर्टर में। तो उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हमें बताना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। ओके, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमारा स्टील मेकिंग बाय तुपकरी बुक से है। वहाँ पे एक टॉपिक होगा एलडी डिजाइन, एलडी लैंस डिजाइन करके। उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। ओके, तो जो एलडी प्रोसेस है उसमें जो लैंस का शेप होता है, ओके, वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप का होता है, कुछ इस तरीके का। पहले कन्वर्ज करता है फिर डाइवर्ज करता है, और ये जो है इस इस एरिया को हम लोग कहते हैं थ्रोट।
throat of the nozzle. ओके, बेसिकली नोजल का शेप ऐसा होता है, लेंस है, लेंस जो बहुत लंबा लेंस होता है, उसका जो नोजल है, उसके जो एंड पे, नोजल के एंड पे ऐसा कन्वर्जन डाइवर्जन टाइप का शेप होता है, और इस शेप को हम लोग लेवल कहते हैं, लेवल शेप कहते हैं। ओके, तो अगर कभी फ्यूचर में क्वेश्चन आए तो हो सकता है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल के की जगह यहाँ पे लेवल नोजल लिखा रहे। ओके, तो इस बात को याद रखिएगा। ओके, तो वन तो करेक्ट हो गया हमारा। टू, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग नोजल नहीं होता, ये रॉन्ग है। ना, ऐसा शेप क्यों होता है? टू अटेंड सुपरसोनिक जेट इशूइंग फ्रॉम नोजल सो दैट ऑक्सीजन जेट जो है बाथ को एडिक्वेटली पेनिट्रेट करे एंड एरिया ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द बाथ भी ज्यादा हो। ओके, तो हम जानते हैं एलडी प्रोसेस में जो है वो बेसिकली रिफाइनिंग प्रोसेस होता है, राइट। इम्प्यूरिटीज को वहां से हम लोग रिमूव करते हैं बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए जरूरी है कि जो बाथ है, सपोज कुछ ऐसा कन्वर्टर होता है, एग्जैक्ट ड्राइंग नहीं है, सपोज कुछ ऐसा होता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ हाइट तक मोल्टन मेटल है, तो इसको हम लोग डेप्थ, ये जो हाइट है ये डेप्थ ऑफ द बाथ होती है, तो ऑक्सीजन जेट है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि वो इस पूरे डेप्थ को पेनिट्रेट कर सके अच्छे से, एंड ये एरिया जो सरफेस एरिया होगा इसे भी अच्छे से कवर कर सके। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं इम्पैक्ट एरिया, और ये होगा हमारा डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। ये दोनों ही अच्छे से होगा तो रिफाइनिंग प्रोसेस भी अच्छे से होगा। ओके, मैं पहले सिलिंड्रिकल नोजल यूज होता था जिसमें जेट का वेलोसिटी नोजल से बाहर आने के बाद डैम्प फ्लक्चुएशन के साथ डिक्रीज कर जाता था, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता था एज कम्पेयर टू जो जेट का प्रेशर है, और प्रॉपर पेनिट्रेशन एंड इम्पैक्ट एरिया दोनों ही कम होता था, राइट। तो लेवल शेप नोजल में ये डैम्प फ्लक्चुएशंस नहीं होता है, एंड सुपरसोनिक वेलोसिटी भी मिलता है जेट को। ओके, तो कन्वर्जन, जो कन्वर्जन सेक्शन है ये वाला, जब ऑक्सीजन इससे पास होता है तो सिंस एरिया डिक्रीज हो रही है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, प्लस एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होती है, राइट। तो जो थ्रोट है, थ्रोट पे जो सुपरसोनिक जेट फॉर्म हुई उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 1 मैक होती है, दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द साउंड। ओके, और जब यहाँ से नीचे आता है ऑक्सीजन जेट यानी डाइवर्जिंग सेक्शन में, एक्सेलरेशन अभी भी इंक्रीज हो रहा होता है ऑक्सीजन का, और इसकी वेलोसिटी और भी इंक्रीज हो जाती है और ये सुपरसोनिक हो जाती है, यानी कि 1.5 से 2.5 मैक हो जाती है, यानी इतना टाइम्स स्पीड ऑफ द साउंड हो जाती है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीजन वेलोसिटी ग्रेटर देन साउंड वेलोसिटी एज नोजल थ्रोट। नहीं, ये रॉन्ग है। अब ये क्या कह रहा है फोर्थ में? ऑक्सीजन वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड एट नोजल थ्रोट, यानी कि मैक इक्वल टू 1 है, तो ये करेक्ट है। ओके, एग्जिट ऑक्सीजन प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये करेक्ट होना ही होना है, लेस तो हो ही नहीं सकता है, राइट। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हमारा 1 करेक्ट है, 1 के बाद 4 एंड 4 के बाद 5, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे के मेटलर्जिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। कि प्लीज like, share and subscribe my channel, and also click on the bell icon to receive the latest notification of the videos uploaded on my channel. Okay, thank you, keep watching.